हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10th के गणित विषय में पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखो, वास्तविक संख्या जो चैप्टर है हमारा पहला चैप्टर है गणित के अंदर। चैप्टर फर्स्ट पहला अध्याय है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। देखो, सबसे पहले इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे यहाँ पर नाम आ रहा है वास्तविक संख्याएं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संख्या जो है वो कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले चीज़ है हमारे वास्तविक संख्याएं। तो हम उसके बारे में पढ़ने से पहले हम संख्या के बारे में जानेंगे, यानी कि नंबर है ना। तो संख्या जो है वो संख्या मुख्य रूप से दो प्रकार की है। कितने प्रकार की? दो। संख्या मुख्य रूप से दो प्रकार की है। सबसे पहली है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। और दूसरा जो प्रकार है संख्या का वो है काल्पनिक संख्या। क्या है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, है ना। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना। देखो, वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या ये दो प्रकार की होती है। पुनः ये दो प्रकार की होती है। पुनः दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या में एक तो होती है परिमेय संख्या। क्या होती है? परिमेय संख्या। और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। अब देखो, इसमें परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है। देखो, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q का मतलब भिन्न के रूप में लिख सकते हो, ठीक है ना। जहाँ p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और q ≠ 0 होना चाहिए। किस टाइप से? देखो, जैसे मैंने लिखा 2, क्या ये परिमेय है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे मैं 1 लिखूंगा तो भी ये 2 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 1 का भाग 2 में जाएगा तो 2 ही आएगा। अर्थात मैं इस 2 को p/q के रूप में लिख सकता हूँ। 2 को p/q के रूप में लिख सकता हूँ, जहाँ 2 और 1 दोनों क्या है? पूर्णांक है। अतः ये 2 एक परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार से मैंने कहा 2/3, मैंने कहा -1/3, ये सभी की सभी क्या है? परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। क्या है? परिमेय संख्याओं के उदाहरण। मैंने कहा 2.33333, यानी कि अशांत, ये जो दशमलव प्रसार है ये अशांत आवृत्ति है। इसके बारे में हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये भी क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। यानी मतलब इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 9th क्लास के अंदर वैसे हम इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसको हम p/q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। तो ये भी एक क्या हो जाएगी? हमारे परिमेय संख्या हो जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं परिमेय संख्याएं पुनः कितने प्रकार की होती हैं। और ये अपरिमेय संख्या, देखो, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? √2, √3, √7, √15। ये देखिए, तो ये सारी संख्या, इस टाइप की जो संख्याएं होगी जो रूट के अंदर है वो अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। तो रूट के अंदर मैंने लिखा √4, ये परिमेय होगी, सॉरी ये अपरिमेय होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी इसका रूट हट जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकल जाता है वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है, अपरिमेय किसे कहेंगे? रूट के अंदर अगर अपूर्ण वर्ग संख्या है। कौन सी? अपूर्ण वर्ग संख्या, यानी जिसका वर्ग नहीं निकले, जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले, वो अपूर्ण वर्ग संख्या है। तो अपूर्ण वर्ग संख्या जितनी भी होती है वो क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं। और दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर भी अपरिमेय संख्या बनती है। जैसे मैंने कहा √2 + √3, इन दोनों को जोड़ूंगा तो भी ये क्या बनेगी? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बनेगी। क्या बनेगी? अपरिमेय संख्या। और जैसे √5 और 2 को जोड़ा तो भी ये क्या बनेगी? अपरिमेय संख्या ही बनेगी। तो याद रखना है, दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ो या फिर एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ो,
या दो अपरिमेय संख्या को घटाओ या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को घटाओ तो जो भी संख्या आएगी वो भी अपरिमेय संख्या ही होगी। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, एक अपरिमेय संख्या जैसे मैंने कहा √5 है, इस अपरिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या से अगर गुणा किया जाए तो जो संख्या बनेगी वो भी क्या होगी, वो भी अपरिमेय संख्या ही होगी। तो ये भी अपरिमेय संख्या ही होगी। एक चीज और, जैसे किसी अपरिमेय संख्या के अंदर किसी परिमेय संख्या का भाग देने पर जो संख्या बनती है वो भी क्या बनेगी, अपरिमेय संख्या ही बनेगी। ठीक है ना। कुछ स्पेशल केस है उनको भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और कितने प्रकार की होती है तो इनको नोट कर लेना थोड़ा सा। और एक चीज और देखो, अब ये देखो संख्या जो है मुख्य रूप से दो प्रकार की थी, वास्तविक और काल्पनिक। अब हम बात कर रहे हैं काल्पनिक संख्या की। तो काल्पनिक किसे कहते हैं, अगर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या है, रूट के अंदर अगर ऋणात्मक संख्या कोई आ जाती है तो वो क्या कहलाएगी, काल्पनिक संख्या। जैसे मैंने लिखा √-3, √-3 यानी रूट के अंदर -3 है तो रूट के अंदर माइनस आने पर जो संख्या बनती है वो कहलाती है काल्पनिक संख्याएं। ये याद रखना। इसके बारे में डिस्कशन हम हायर क्लास के अंदर करेंगे। 11th क्लास में इसमें सम्मिश्र संख्या एक चैप्टर है जिसके अंदर इसके बारे में डिस्कशन होता है। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए परिमेय संख्या के बारे में। देखो परिमेय संख्या पुनः कितने प्रकार की होती है ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखो जैसे परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का जो प्रकार है उसको अच्छे से देखेंगे। देखो परिमेय संख्या में सबसे पहली संख्या कहलाती है प्राकृत संख्या, ठीक है ना। दूसरी है हमारी पूर्ण संख्या, क्या है, पूर्ण संख्या। और तीसरी संख्या जो है वो है आपके पूर्णांक, क्या है, पूर्णांक ये। और चौथी अगर हम कहें तो दशमलव संख्या, क्या है, दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं। अगर पांचवी हम कहें तो भिन्न, क्या है, भिन्नात्मक संख्याएं। देखिए ये है भिन्नात्मक संख्याएं। भिन्नात्मक संख्या, ठीक है ना, ये भिन्नात्मक संख्याएं हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्राकृत संख्या के अंदर। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर तो प्राकृत संख्याओं में कौन सी संख्या होती है, काउंटिंग के जितने भी नंबर होते हैं वो प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 इस टाइप से अनंत तक जाती हैं तो ये हमारे प्राकृत संख्या कहलाती हैं जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं। अब हम बात कर रहे हैं पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, इन प्राकृत संख्याओं के अंदर अगर हम 0 को शामिल कर ले तो वो पूर्ण संख्या कहलाएगी। यानी इसके अंदर अगर हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो जो हमें संख्याओं का समूह प्राप्त होगा वो होगा पूर्ण संख्याएं, क्या होगी, पूर्ण संख्याएं। और पूर्णांक क्या होते हैं, तो पूर्णांक को देखिए, पूर्णांक कौन से होते हैं, ये जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं इनको माइनस में बना लो और 0 शामिल कर लो और प्लस की प्राकृत संख्याएं ले लो तो हमें पूर्णांक का समूह प्राप्त होता है। जैसे माइनस का अनंत से लगाकर -4, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से प्लस अनंत तक, ये जो समूह है संख्याओं का, माइनस वाली, प्लस वाली और 0, ये सभी पूर्णांक कहलाते हैं। ध्यान ये रखना है, पूर्णांक का मतलब पूर्ण रूप होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकता, मैंने लिखा 2/3 तो 2/3 पूर्णांक नहीं होगा। ये पूर्णांक दोनों यानी 2/3 जो संख्या है ये पूर्णांक नहीं है। मैं यहाँ पर ऐसा कह सकता हूँ कि 2 और 3 पूर्णांक है लेकिन 2/3 पूर्णांक नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा 0.9 तो ये भी पूर्णांक नहीं है क्योंकि ये दशमलव वाली संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखेंगे, पूर्णांक का मतलब एकदम पूरी संख्या, ठीक है ना, पॉइंट में नहीं हो, बट्टा बट्टी में नहीं हो, इस टाइप से। अब हम बात कर रहे हैं दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं कैसी, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 2.3572,
ये देखो, ये क्या है, एक दशमलव संख्या है। क्या है? दशमलव संख्या। इस दशमलव संख्या का दशमलव प्रसार जो है वो शांत है। कैसा है? शांत दशमलव है। कैसा है? शांत दशमलव। देखो शांत किसे कहते हैं? दशमलव के बाद अंकों की संख्या काउंटेबल हो, यानी गिनी जा सके। 5 है, 6 है, 10 है, 12 है, 100 है, 1000 है, यानी जहाँ तक आप लिखी हुई है और गिन सकते हैं वो क्या है? दशमलव संख्या आएगी, शांत दशमलव कहलाएगी। क्या कहलाएगी? शांत दशमलव। जैसे मैंने कहा 2.357, तो ये भी क्या है? शांत दशमलव है। मैंने कहा 2.353535 और मैंने डॉट डॉट कर लिया। अब डॉट डॉट का मतलब क्या होता है? इस डॉट डॉट का मतलब होता है कि ये जो 3535 है ना, ये अनंत तक जाएगा। 35 देखो रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीट होते होते अनंत तक जाएगा। ऐसी जो संख्या होती है वो अशांत होती है। कैसी होती है? जिसके पीछे डॉट डॉट हो या फिर उसके ऊपर बार लगा हुआ हो तो वो अशांत तो कहलाएगी। बार का मतलब भी होता है, जैसे ये लिखा मैंने 0.3 बार, तो इसका मीनिंग होता है 0.3333, इस टाइप से ये अनंत तक रिपीट होगा। मतलब बार का मतलब किसी संख्या का बार बार आना, ठीक है ना। तो किसी संख्या के ऊपर अगर बार लगा है या फिर उस संख्या के पीछे डॉट डॉट लगा है तो उसका मीनिंग एक ही होता है, वो है अशांत। अशांत दशमलव। कैसा दशमलव? अशांत। तो इसका मतलब हो जाएगा अशांत। अब अशांत में दो टाइप होते हैं। अशांत के अंदर दो टाइप होते हैं संख्याओं के। एक तो होता है अशांत आवृत्ति, मतलब रिपीट होना, संख्या का रिपीट होना। जैसे यहाँ पर देखो 3-5 बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो 3-5 रिपीट होने की वजह से इस संख्या को कहेंगे अशांत आवृत्ति। क्या कहेंगे? अशांत आवृत्ति। अशांत क्यों बोला? क्योंकि अनंत तक जा रही है, डॉट डॉट लगा हुआ है, और फिर रिपीट हो रही है कोई संख्या तो उसका आवृत्ति आ जाएगा। तो ये दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत आवृत्ति। जैसे मैंने लिखा 2.35790036875 और डॉट डॉट कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि अंक रिपीट नहीं, अंक को नहीं देखना है, कोई एक पैटर्न में संख्या रिपीट होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 35 रिपीट हो रहे हैं, क्या ऐसे यहाँ पर कोई संख्या रिपीट हो रही है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, देख लो आप अच्छे से, इसमें कोई संख्या रिपीटेशन नहीं है, ठीक है ना। यानी एक निश्चित अंतराल के बाद वही की वही संख्या आनी चाहिए, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो दशमलव प्रसार है, देखो डॉट डॉट लगा है, इसका मतलब हो जाएगा अशांत, और यहाँ पर ये रिपीट नहीं हो रही है तो इसे कहेंगे अनावृत्ति, यानी अनावृत्ति दशमलव, यानी आवृत्ति नहीं हो रही है, तो ये अशांत अनावर्ती। तो दशमलव संख्याओं में दो टाइप के होते हैं, एक तो शांत, एक होता है तीन टाइप के होते हैं, एक तो शांत दशमलव प्रसार, एक अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, एक है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। याद रखेंगे, जिसका दशमलव प्रसार शांत है और जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, वे दोनों संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि जिसका दशमलव प्रसार ये हो, और ये जो है ना, ये मैंने यहाँ पर लिखा है लेकिन ये परिमेय संख्याओं के अंदर नहीं आता है। ये जो अशांत अनावर्ती वाला दशमलव प्रसार है ना, ये अपरिमेय संख्या के अंदर आता है, क्योंकि इस प्रसार को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते और इन दोनों प्रसार को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं भिन्नात्मक संख्याओं की। किसकी? भिन्नात्मक। भिन्नात्मक का मतलब जैसे 2/3 ये भिन्नात्मक संख्या है, मैंने कहा 5/7 ये भी भिन्नात्मक संख्या है, मैंने कहा 11/3 ये भी भिन्नात्मक संख्या है। तो ये भिन्नात्मक संख्या इस टाइप की होती हैं। तो परिमेय संख्याओं में ये टाइप है। इनके अलावा हम कुछ देखते हैं। प्राकृत संख्याओं को पुनः दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है सम संख्या। क्या है? सम संख्या यानी इवन नंबर। एक है आपके विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, तो देखो सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाए वो कहलाती है सम संख्या। और विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाए उसे हम कहते हैं विषम संख्या। 2 का पूरा भाग जाने वाली 0, 2, 4, 6, 8, 10,
12 यानी 2 का पूरा पहाड़ा वो भी अनंत तक, वे सारी संख्याएं सम हैं। और विषम यानी कि 2 के अलावा जो भी हैं वो विषम है, 2 से विभाजित यानी इनको छोड़ करके प्राकृत संख्याओं में जो शेष बची है वो सारी विषम है। 1, 3, 5, 7 इस टाइप से 9 और ये अनंत तक, ये विषम संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, देखिए अब ये हमारे परिमेय और अपरिमेय के बारे में हमने देखा, वास्तविक काल्पनिक के बारे में देखा। अब कुछ और संख्याएं हैं जिसको हम देखते हैं, ध्यान रखना वो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे। तो देखिए देखो सबसे पहले यहां पर हम देख रहे हैं अभाज्य संख्या की, किसकी बात कर रहे हैं? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या देखो किसे कहते हैं? ऐसी संख्या, देखो ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का और यानी कि देखो हम बात कर रहे हैं अभाज्य संख्या की, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का और एक का ही भाग जाता है, यानी वह संख्या जिसमें खुद का और एक का भाग जाता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आप सभी जानते होंगे कि एक का भाग तो सब में जाता है, और ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का और एक का भाग जाए वो अभाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, इस प्रकार से 113, 129, 131, 131, 139 और 149, इस टाइप से ये संख्याएं बहुत होती है, इससे आगे भी होती है। तो ये ध्यान रखना, आपको इतनी संख्याएं लगभग पता होनी चाहिए कि भाई ये अभाज्य संख्याएं हैं, ताकि जब भी आप अभाज्य गुणनखंड चैप्टर के अंदर करेंगे तब आपको यह आइडिया लग जाएगा कि ये संख्या इसमें अभाज्य है या नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं वो भी बता दिया, और ये अभाज्य संख्या आपको याद होनी चाहिए कि इनमें से ये सभी क्या है? अभाज्य हैं। अब दूसरी संख्या होती है वो होती है भाज्य। क्या होती है? भाज्य संख्या। तो भाज्य का मतलब यानी ऐसी संख्याएं जिसमें स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। उदाहरण के लिए देख लो आप, जैसे 4, तो 4 में 2 का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है और 4 का भाग जाता है। देखो स्वयं और एक के अतिरिक्त 2 का भाग जा रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगी? भाज्य। अभाज्य नहीं कहलाएगी। अभाज्य तो किसे कहते हैं? जिसमें स्वयं का और एक का भाग जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये 4 हो गए, जैसे मैंने कहा 6। अब देखो 6 में 6 का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है। अगर ये दोनों कंडीशन ही लागू होती तो हम इसको अभाज्य कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए 2 का भाग भी जा रहा है और 3 का भाग भी जा रहा है, यानी एक्स्ट्रा 2 अंकों का भाग और जा रहा है, इसलिए ये अभाज्य नहीं होकर भाज्य है। क्या है? भाज्य है। तो आप समझ गए होंगे भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है। अब हम बात कर रहे हैं सहभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। ये इस चैप्टर के अंदर आपको काम आएगा। देखो ये आपने नाम मेरे ख्याल से बहुत कम सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, हम इसकी बात कर रहे हैं। सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य का मतलब यानी 2 संख्याओं का ऐसा युग्म
जिसमें किसी उभयनिष्ठ संख्या का भाग नहीं जा रहा हो उसे हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। यानी ऐसी दो संख्याएं जिसमें एक उभयनिष्ठ संख्या का भाग न जाए तो वे सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मैंने कहा 4,3, तो इसमें देखिए आप 4 में 4 का भाग जाता है, लेकिन 4 का भाग 3 में नहीं जा रहा है, 3 का भाग 3 में जाता है, 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा है। तो इन दोनों के अंदर एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग उभयनिष्ठ रूप से नहीं जा रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगी? सहभाज्य संख्या है। तो सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी दो संख्या है जिनमें एक के अलावा किसी भी उभयनिष्ठ संख्या का भाग नहीं जा रहा हो, उसे हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। जैसे मैंने कहा 7 और 9, इसमें देखिए 7 का भाग 7 में ही जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, 9 का भाग इसमें जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो उभयनिष्ठ किसी संख्या का भाग दोनों के अंदर नहीं जा रहा है, तो ये सहभाज्य संख्या होगी। अब हम बात देखो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने कहा 4,6, इसको आप देखिए तो ये दोनों देखिए इसमें 2 का भाग दोनों में जा रहा है, तो उभयनिष्ठ संख्या आ गई हमारे पास कि 2 का भाग तो दोनों में जा रहा है, तो ये सहभाज्य नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ संख्या 2 है जिसका दोनों के अंदर भाग जा रहा है। मतलब सहभाज्य संख्या वे ही कहलाएगी जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ संख्या का भाग नहीं जा रहा हो। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये थी सहभाज्य संख्याएं। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर को, जिसमें हम डिटेल से देखेंगे, हर चीज़ को एक एक को पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप अच्छे से इसको समझना। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए यूक्लिड, इस चैप्टर की सबसे पहली प्रमेय है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। विभाजन प्रमेयिका देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पढ़ने से पहले एक आपको रोचक कहानी सुनाता हूँ। तो सुनिए, एक व्यक्ति था जो अंडे बेच रहा था, किसी सड़क के किनारे खड़ा होकर अपने आराम से अंडे बेच रहा है। एक सनकी आदमी जिसको किसी न किसी से मतलब झगड़ा करने का शौक़ था, वो गया उसके पास। अब उसको उससे झगड़ा करने का विचार हुआ, तो उसने क्या किया, बातों बातों में कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया। अंडे वाला था, वह भी गुस्सा हो गया और दोनों के बीच में काफ़ी अनबन हो गई। तो वो जो फालतू आदमी था उसने क्या किया कि उसके सारे अंडे पकड़ करके जो अंडों का कैरेट था उसको फोड़ दिया, ठीक है ना, ये नुकसान कर दिया। अब वो दोनों गए पंचायत के अंदर और पंचायत से कहा कि जो अंडे वाला था उसने कहा कि इसने मेरे इतने अंडों का नुकसान किया है, आप इसे अर्जाना भरवाइए। तो पंचायत ने उस व्यक्ति से वो अर्जाने की मांग की। अब उस व्यक्ति ने कहा कि तेरे पास कितने अंडे थे जो मैंने फोड़े हैं? तो उस अंडे वाले ने कहा कि अगर मैं 2-2 के उन अंडों के जोड़े बनाता हूँ तो 1 शेष बचता है। 3-3 के अगर त्रिक बनाता हूँ तो मेरे पास में 2 अंडे शेष बचते हैं। अगर मैं 4-4 के बनाता हूँ तो उसमें 3 अंडे शेष बचते हैं। अगर मैं 5-5 अंडों को अगर निकालता हूँ साइड में तो मेरे पास 4 शेष बचते हैं। अगर मैं 6-6 अंडों को बाहर निकालता हूँ तो मेरे पास में 5 अंडे शेष बचते हैं। 7-7 अंडों को अलग करता हूँ तो मेरे पास कोई शेष नहीं बचता। तो इस प्रकार से उसने ये जवाब दिया और उसने ये भी कहा कि इस मेरी इस टोकरी के अंदर 150 से अधिक अंडे नहीं आ सकते। अब आप बताइए कि अंडे कितने थे? दिमाग घूम गया होगा, कितने अंडे हैं, क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। तो देखो, इस कथन को कुछ लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले उसने क्या कहा कि 2-2 के अगर मैं जोड़े बनाऊं तो मेरे पास में 1 अंडा शेष बचता है। जैसे मैंने 2-2 के जोड़े बनाए, मान लो 2-2-2-2। तो देखो, जैसे ये मैंने यहाँ पर जोड़े बनाए हैं तो 2 का 1 2 3 4, तो ये 4 जोड़े मेरे बने। तो वो ये कह रहा है कि जितने भी अंडे हैं उसमें अगर मैं 2-2 के जोड़े बनाऊं तो लास्ट में मेरे पास में 1 अंडा शेष बचेगा। तो यहाँ पर देखो, मान लेते हैं कि उस अंडे वाले ने यहाँ पर
m बार दो दो के जोड़े बनाए। कितनी बार? m बार। m का मतलब कोई भी संख्या, जैसे 10 बार उसने दो दो के जोड़े बनाए तो 2 × 10 करेंगे तो 20 अंडे हो जाएंगे उसके पास में, और एक शेष बचा हुआ यानी 21, इस टाइप से। तो वो कह रहा है कि दो दो के जोड़े बना रहा हूँ। अब ये नहीं पता कि कितनी बार जोड़े बनाए, इसने ये कहा है कि दो दो के जोड़े बनाओ तो एक शेष बचता है, तो मैंने m लिख दिया कि m बार मान लो उसने जोड़े बना दिए। अब हम बात कर रहे हैं 3 के अगर जोड़े बनाता है तो उसके पास में 2 शेष बचता है। यहाँ पर कितनी बार बनाए वो यहाँ पर कोई दूसरा ले लो, जो m नहीं होगा, है ना, m यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर देखो दूसरा ले लो, n बार जोड़े बना दिए। अब यहाँ पर देखो 4 के अगर मैं देखूँ तो बनाऊँ तो यहाँ पर उसके पास में 3 शेष बचता है। अगर 5 के जोड़े बनाते हैं तो यहाँ पर 4 शेष बचता है। 6 के जोड़े बनाते हैं तो यहाँ पर ये s है ना, s पूर्णांक है, यहाँ पर 5 शेष बचता है। अगर मैं 7 के जोड़े बनाता हूँ तो मेरे पास कोई शेष नहीं बचता। तो उसने इस टाइप से ये कहा था। अब इस समस्या को हल करने के लिए हम एक चीज़ देखते हैं। देखो उसने क्या कहा कि इस टाइप से ये जो बात बताई थी ये तो हमने देख ली, और उसने ये भी कहा था कि उस टोकरी के अंदर 150 से अधिक अंडे नहीं हैं। 150 से अधिक अंडे नहीं हैं, तो 150 से अधिक अंडे नहीं हैं यानी कि लेस देन 150 है, यानी 150 से कम है। तो इसको हम पता करने के लिए सबसे पहले एक चीज़ हम देखते हैं कि यहाँ पर 7 से विभाजित संख्याएं कौन कौन सी हैं। 150 तक हम देखते हैं, है ना। जैसे देखो 7 का पहाड़ा आता है तो 10 बार तो 70 हो जाएंगे, 10 बार तो 70 हो गए, 70 के बाद में 77, और फिर हो गए 84, और फिर हो गए आपके 7 और ऐड किए तो कितने हो गए 91, फिर 7 और ऐड किए तो कितने हो गए 98, उसके बाद में 7 और ऐड किए तो कितने हो गए 105, और फिर और 7 ऐड किए तो 112, फिर और 7 ऐड किए तो 119, फिर और 7 ऐड किए तो कितने हो गए 126, 7 और ऐड किए तो कितने हो गए 133, और 7 और ऐड किए तो कितने हो गए 140, और 7 और ऐड किए तो कितने हो गए 147, इस टाइप से। और फिर 150 से तो ज़्यादा अंडे है ही नहीं। अब देखो 7, देखो यहाँ पर आपको एक समझ में आना चाहिए कि भाई 7 के जोड़े बनाता है तो शेष एक भी नहीं बचता, तो इसका मतलब ये होता है कि 7 का आप उस संख्या के अंदर भाग देंगे तो आपके पास में शेष कोई नहीं बचेगा। मतलब यानी कि जो जितने अंडे हैं उनके अंदर 7 का भाग दोगे तो एक भी अंडा नहीं बच रहा है। तो यहाँ पर ये जितने भी 7 से विभाजित संख्या 150 से कम वाली है वो मैंने लिख दी है। अब इनमें से अंडों की संख्या कुछ ना कुछ होगी, तो इसका पता करने के लिए हम इन सभी सिचुएशन को भी इसमें देखते हैं। तो किस संख्या के अंदर देखो या इसमें से एक संख्या ढूंढनी है जिसमें ये सारी कंडीशन भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले 2 का भाग जाने पर एक शेष बचना चाहिए, ऐसी कौन सी है। तो मैं वही संख्या लूँगा, मैंने सॉल्व किया हुआ अच्छे से, आप भी देख लेना, ये संख्या आनी चाहिए। तो देखो इसमें अगर मैं भाग देता हूँ, 2 की कंडीशन चेक कर रहा हूँ, 2 का भाग इसमें दूंगा मैं, देखो 5 बार तो 10 आ गए, 9, फिर यहाँ पर 19 आ गए, कितने आ गए 19। अब मैं यहाँ पर देखो 9 बार 18 और 1 बचा, देखो 2 का भाग देने पर 1 बच रहा है, मतलब ये इस कंडीशन 2 वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब देखो इस 3 वाली कंडीशन को, 3 का भाग देने पर 2 बचने चाहिए, तो 3 का भाग देकर भी देख लो इसके अंदर, ये देखो यहाँ पर भी शेषफल क्या आ गया 2, तो यानी इसको भी सही सेट कर रहा है। अब इसको देख लो, 4 का भाग दे दो, देखो यहाँ पर 3 शेष बच गया, कितना बच गया 3, ये भी सेट कर रहा है। इसी प्रकार से सभी को ये सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब उस व्यक्ति के पास अंडे कितने थे 119 अंडे थे। तो इस प्रकार की समस्याओं को हल हम इस विधि से करेंगे। देखो आपको यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही है, ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का है। इसको हम देखते हैं ये प्रमेयिका क्या कहती है। इस पर आधारित ये एक उदाहरण था जिसको मैंने आपको समझाया है। अब हम बात कर रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की। देखिए ये कब लगती है, देखो 2 धनात्मक पूर्णांक जिसमें एक बड़ा हो एक छोटा हो, तो बड़ी संख्या के अंदर छोटी संख्या का यानी बड़े पूर्णांक में छोटे पूर्णांक का भाग देने पर
भागफल और शेषफल आता है, जिसको इस प्रकार से लिखते हैं। देखो, जैसे मैंने दो संख्याएं मान ली 10 और 3, दो संख्याएं मैंने लिखी है। इसमें देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किस प्रकार करते हैं वो समझिए। इसमें देखिए दो संख्याएं हैं, जिसमें पहले बड़ी संख्या में इसका भाग देना है। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 3 का भाग देना। देखो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देना है। 3 का भाग 10 के अंदर 9 बार, मतलब 3 बार गया। यहाँ पर कितना बचा? 1। अब ये जो है ना, ये क्या होता है? इस भाग के अंदर भाजक होता है। ये क्या होता है? ये भाज्य होता है। और ये यहाँ पर क्या आता है? भागफल आता है। क्या आता है? भागफल। और यहाँ पर क्या है? ये शेषफल। ये भाग के अंदर ऐसा होता है। अब ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ना, ये किसी भी भाग को रिप्रेजेंट करता है, यानी भाग को किस प्रकार से आप एक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए ये प्रमेयिका हमें ये कहती हैं कि जो भाज्य है ना, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल देखिए अगर मैं भाज्य को ए लिखूं, भाजक को बी लिखूं और भागफल को क्यू लिखूं और शेषफल को आर लिखूं, तब ये किस प्रकार होगी? भाज्य की जगह ए, भाजक की जगह बी, भागफल की जगह क्यू और शेषफल की जगह आर। तो ये है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसके अंदर आपने कभी भी भाग किया होगा तब ये चीज़ नोटिस की होगी कि जो शेषफल होता है ना, वो कभी भी इस भाजक से बड़ा या उसके बराबर नहीं होता। हमेशा ये शेषफल इस भाजक से छोटा ही होता है। तो देखिए यहाँ पर शेषफल का मान 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर या उससे, देखो शेषफल 0 हो सकता है तो 0 के बराबर, और उससे बड़ा या 0 से बड़ा। शेषफल कभी माइनस में नहीं आता है, ठीक है ना। और b यानी भाजक से छोटा होता है। ये भाजक से शेषफल क्या होता है? हमेशा छोटा होता है। भाजक से शेषफल हमेशा क्या होता है? छोटा। तो यहाँ पर ये जो है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इसका कथन देख लीजिए। ये कथन है 2 धनात्मक पूर्णांक। कथन क्या है? 2 धनात्मक पूर्णांक ए व बी हैं, जहाँ ए बड़ा बी, ठीक है ना, हैं, तब ए को बी से विभाजित करने पर भागफल व शेषफल क्रमशः क्यू व आर हैं। तब भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होगी। और यहाँ पर जहाँ ये इसमें शेषफल रहेगा, आर क्या है? शेषफल, तो ये शेषफल होगा। तो ये है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसका उपयोग हम आगे 2 संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करेंगे। किसके अंदर? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंदर। ये तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की, जिसमें 2 संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है, ठीक है ना। अब हम शुरुआत करते हैं कुछ और चीज़ों की जो बेसिक हैं, वो देखते हैं। देखो, हाँ, हम बात कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड की। अभाज्य गुणनखंड की, अभाज्य गुणनखंड आपने छोटी कक्षाओं के अंदर बहुत अच्छे से अभाज्य गुणनखंड को किया होगा, इतनी मैं आशा करता हूँ। अब इसमें देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, फिर भी थोड़ा सा बता लेता हूँ, वो समझिए। अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं का ही भाग दिया जाता है। अभाज्य संख्याओं का ही भाग देंगे, भाज्य संख्याओं का भाग नहीं देंगे। देखो, तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा 140,
इस 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो कैसे करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार गया 70 बार, 2 का भाग 35 बार। फिर आप देखिए यहाँ पर 2 का भाग नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि 2 का भाग उसी संख्या के अंदर जाता है जिसके पीछे 0, 2, 4, 6 या 8 हो। ये अंक किसी संख्या के पीछे हैं तभी 2 का भाग जाता है, नहीं तो नहीं जाएगा। अब देखिए 2 का नहीं जा रहा है, अब 3 दोनों को जोड़ लो, 5 और 3 कितने होते हैं 8। अब ये जो 8 है ना, इस 8 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए इसमें 3, इस संख्या के अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 की भाजकता का नियम ये कहता है कि किसी संख्या के अंकों को जोड़ने पर जो संख्या आती है उसमें अगर 3 का भाग जा रहा है तो जो संख्या थी उसमें भी 3 का भाग जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है तो यहाँ पर 3 का भी भाग नहीं जाएगा। अब 5 का भाग किस में जाता है, जिसके पीछे, जिस संख्या के पीछे 0 या 5 हो उसमें 5 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर 0 तो नहीं है लेकिन 5 है तो 5 का भाग जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 बार जाएगा, 7 का 7 में 1 बार जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसके अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड, देखो अभाज्य गुणनखंड के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर कैसे लिखते हैं। छोटी कक्षाओं के अंदर आपने सबको अलग अलग लिखा था, अब यहाँ पर वैसा नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 2 को कैसे लिखेंगे, 2 कितनी बार है 2 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात 2, ऐसे लिखेंगे। 5 कितनी बार है 1 बार, तो इंटू 5 की घात 1। 7 कितनी बार है 1 बार, तो 7 की घात 1। जितनी बार हो उतनी घातें लगेगी। अब ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड परीक्षा के अंदर, अक्सर आता रहता है, आपसे ये पूछता है कि जैसे मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल लिखिए। ये देखो क्वेश्चन बना दिया 1 नंबर का, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके आंसर के लिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ऐसे पता कर लेंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड ये आ रहा है। उसमें इसने क्या पूछा, घातों का योगफल पूछा है, घातों का योगफल, ये घात और ये घात, तो घातों का योगफल। किसके घातों का योगफल, 140 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल। तो इसकी घातों का योगफल देख लो, 2, 1 और 1, 2 + 1 + 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। देखिए 140 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का गुणनफल देखिए, ये गुणनफल के आधारित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें देखिए आप, तो गुणनफल में क्या है कि इन घातों का गुणा करवाना है। जैसे 2 × 1 × 1, तो 2 × 1 2, 2 का 1 से वापस 2 हो जाएगा। तो इस टाइप से गुणनखंड और योगफल से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त हुआ। आगे वाले पार्ट के अंदर हम इस पार्ट से संबंधित और भी विस्तार से पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत से लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।